हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी का ये एमसीक्यू वीडियो है। और इस वीडियो में हम जितने भी हिंदी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उसी क्वेश्चन को सेलेक्ट करके हम ये वीडियो बनाए हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीपी, एसआई और टीचिंग एग्ज़ाम बीपीएससी में, और जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम का आप टीचिंग एग्ज़ाम हो और चाहे जो भी एग्ज़ाम है जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है, उन सभी के लिए एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है। ऑप्शन ए है हिंदुस्तानी, बी सरहिंद, सी नागरी और डी दक्खनी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नागरी। देखिएगा, हिंदुस्तानी, सरहिंद और दक्खनी खड़ी बोली का ही क्या होता है, खड़ी बोली का ही अन्य नाम है। क्या है, खड़ी बोली का अन्य नाम है और नाम नहीं है। ये सब क्या है, इसका नाम है। हिंदुस्तानी खड़ी बोली का नाम है, सरहिंद भी इसको बोला जाता है, दक्षिणी भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, वर्नाकुलम भी बोला जाता है, देवाली भी बोला जाता है। ये सब क्या होता है, खड़ी बोली को बोला जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी 346, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 347। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी अनुच्छेद 351। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 351। अब आइए एक एक अनुच्छेद के बारे में देखते हैं कि ये भाषा के लिए क्या इसका महत्व है। तो अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये इसमें निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच किसी राज्य या संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, इसके लिए निर्देश दिया गया है। और अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध 347 में है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब समझ में आया होगा इन चारों के बारे में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। ए मैथिली, बी मग, सी मेवाती और डी भोजपुरी। तो जो मेवाती होती है ना, ये राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। क्या है, ये राजस्थानी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, ये सब क्या है, राजस्थानी की बोली है। और बिहारी हिंदी की बोली क्या हो जाएगी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, बिहारी हिंदी, ये सब क्या है, जो ये मगही है, ये सब क्या है, ये बिहारी हिंदी के वर्ग में आते हैं। ठीक है, ये क्या है, मेवाती बिहारी हिंदी के वर्ग में नहीं आता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से मालवी बोली का क्षेत्र है। ए हरदोई, बी फिरोजाबाद, सी जालौन और डी इंदौर। तो देखिएगा, मालवी किस क्षेत्र में बोले जाता है, तो मालवी इंदौर के क्षेत्र में बोला जाता है। क्या होता है, मालवी का बोली का क्षेत्र क्या होता है, इसके अंतर्गत आता है उज्जैन, रतलाम, देवास, ये सब क्षेत्र आते हैं। हरदोई भी, हरदोई के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो कन्नौज आता है, फिरोजाबाद आता है, कन्नौजी आता है, तथा जालौन के अंतर्गत कौन कौन आएगा, बुंदेली इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इंदौर किसके अंतर्गत आता है, मालवी के अंतर्गत इंदौर आता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, वर्ण, वाक्य और पद। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। ठीक है, और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है।
और अगर सार्थक पूछ दे तो क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा या शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मूल रूप से हिंदी में व्यंजनों की संख्या है, ए 40, बी 45, सी 33 और डी 36। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, कुल वर्णमाला की संख्या 52 है और स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन है, तो अल्प प्राण च छ ट ट त थ और डी है थ और ड ध। तो देखिए अल्प प्राण वर्ण कौन सा होता है, जिनको बोलने में कम श्वास की जरूरत पड़े वो अल्प प्राण, और जिसको बोलने में ज़्यादा श्वास की जरूरत पड़े महाप्राण। कौन कौन से वर्ण होते हैं, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, पहला और तीसरा ये आ जाएगा। तो और थ क्या है, तो थ इसके अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत, सॉरी ये तो थ नहीं आएंगे, क्या आ जाएंगे, ट और ड आ जाएगा। ट और ड, ये ट पहला और ड तीसरा वर्ण है, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, ट और ड अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें देखना है सब ये त्योहारी लिखा है, तो इसमें कौन शुद्ध है, शुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन क्या है, शुद्ध है। क्या है, बी ऑप्शन शुद्ध है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ए ऑप्शन है मैं दर्शन करने आया हूँ, बी मैं अपने बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, और सी लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, और डी वहाँ भीड़ लगी है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा अशुद्ध हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन में अशुद्ध हो जाएगा बी ऑप्शन अशुद्ध हो जाएगा। ये अशुद्ध कैसे है, तो मैं इसमें है मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, शुद्ध होगा मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए, यहाँ का की जगह पे के होना चाहिए, तो ये क्या हो जाता, ये शुद्ध हो जाता। ठीक है, कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये शुद्ध है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्र में कौन सा संधि है, तो ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि और डी यण संधि। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा गुण संधि, जहां भी ए का मात्रा दिखे गुण हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं, ए समास, बी व्यंजन, सी स्वर और सी व्यंजन और डी विसर्ग। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विसर्ग कहेंगे। जब स्वर या व्यंजन के मेल विसर्ग के साथ होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, विसर्ग संधि या विसर्ग होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोटा किस प्रकार का शब्द है, तो ए तत्सम, बी देशज, सी विदेशज और डी तद्भव। तो बताइएगा लोटा कैसा शब्द है, तो लोटा देशज शब्द है। कैसा है, लोटा देशज शब्द है। और लोटा के अंतर्गत देखिए देशज क्या होता है, जिसकी उत्पत्ति की कोई अता पता न चले कि इसकी उत्पत्ति किस कहाँ से हुआ है, उसको क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। और भी जैसे देशज शब्द क्या हो जाएगा, जूता हो गया, लोटा हो गया, कटोरा हो गया, डोंगा हो गया, डिबिया हो गया, खिचड़ी हो गया, खिड़की हो गया, पगड़ी हो गया, चिड़िया हो गया, ठेठ हो गया, डुमरी हो गया, तेंदुआ हो गया, फुगनी हो गया, कलाई हो गई, ये सब क्या है, सब देशज शब्द हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ए स्वर्ण, बी अन्न, सी कमल और डी दूध। तो अमृत जो अमृत है इसका अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो अनेकार्थी कमल नहीं है। स्वर्ण भी है, अन्न भी है, दूध भी है, कमल नहीं है। क्या है इसका, कमल नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है। और कमल का क्या होता है, जलज, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा, ये सब क्या है, कमल का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल,
पारा, दूध, अन्य, स्वर्ण, ये सब क्या हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद हैं, 3 भेद हैं, 4 भेद हैं, 5 भेद हैं। तो प्रत्यय के 2 भेद हैं, कौन कौन से? एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। 5वां है जो अपनी जगह से न डिगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अटू, अडिग, अटल, अटारिका। तो क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा जो अपनी जगह से न डिगे उसे अडिग कहते हैं। क्या कहते हैं? अडिग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लालटेन शब्द है देव, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा लालटेन विदेशज शब्द है। क्या है? विदेशी भाषा से आया हुआ शब्द विदेशज कहलाता है और ये क्या है? लालटेन विदेशज शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे युग्म कहते हैं। युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द, समासिक शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जो बार बार आए उसे क्या कहा जाता है? पुनरुक्त शब्द। ठीक है, उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं या युग्म शब्द भी कहते हैं। ठीक है, युग्म किसे कहते हैं कि देखिए पुनरुक्त क्या होता है? जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त हो और विशेष अर्थ दर्शाता है तो पुनरुक्त होता है। किंतु जब उसके अर्थ भिन्न होते हैं, 2 शब्द आए और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पे युग्म शब्द होता है। ठीक है, चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी अव्ययी भाव। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, तो कर्मधारय समास क्या होता है? जिनका प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो और एक पद का उपमान दूसरे पद का उपमेय हो तो क्या होता है? वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? नील गाय हो जाएगा, परमेश्वर होगा, मुखचंद्र हो गया, ये सब महापुरुष हो गया। ये सब क्या है? कर्मधारय समास है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा किसका पर्यायवाची है? अक्षर, हरि, सरस्वती, कपड़ा। तो बताइएगा भाषा का पर्यायवाची किसका है? तो सरस्वती का भाषा पर्यायवाची है। और सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? वाक होता है, वीणा होता है, गीरा होता है, शारदा होता है, बीरापाणी होता है, वागीश होता है, ब्राणी होता है, ब्राह्मणी होता है, सरस्वती होता है। ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? सरस्वती के। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? ए 4, 5, 6, 7। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ये सब क्या है? संज्ञा के भेद हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाम शब्द का बहुवचन होता है। दामे, दामो, दामास, दामाश्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए दाम शब्द जो होता है ना, ये दाम जो होता है, ये दाम एक खुद ही बहुवचन शब्द है। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग ना हमेशा बहुवचन में होता है। जैसे कुछ शब्द क्या हो जाएंगे, जैसे प्राण भी होता है, ये बहुवचन में होता है। दर्शन, लोग, आंसू, ओट, दाम, अक्षत, ये सब क्या होता है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? ए 5, 6, 8, 10। तो कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये सब क्या है? कारक के भेद हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे राम सुंदर है, तो राम सुंदर है, सुंदर कौन है? राम। ये राम की क्या है? विशेषता क्या है? राम कैसा है? सुंदर है। तो किस आधार पे विशेषता बता रहा है कि राम सुंदर है? सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और विशेषण किसका कर रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक है, अब आइए उसका सिर खुजलाता है,
वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए सकर्मक, बी अकर्मक, सी द्विकर्मक और डी संयुक्त क्रिया। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो उसका सिर खुजलाता है में अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या है? उसका सिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ता हो जाएगा और ये खुजलाता है क्रिया हो जाएगी। तो कर्ता क्रिया, इसमें कर्म। अकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म ना होते हैं उसे अकर्मक, और जिसमें कर्म होते हैं उसे सकर्मक कहते हैं। और देखिए ये अकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अकर्मक। जिसमें कर्म होता है सकर्मक। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भूतकाल के कितने भेद हैं? तो बताइएगा भूतकाल के कितने भेद हैं? 2, 3, 5, 6। तो इस बताइएगा भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का अव्यय है? ए न्यूनता बोधक, बी पर्याप्तिवाचक बोधक, सी तुलनावाचक और डी श्रेणीवाचक। तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा अव्यय ना श्रेणीवाचक है। क्या है? श्रेणीवाचक अव्यय है। श्रेणीवाचक अव्यय है और इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं? और भी होते हैं श्रेणीवाचक उदाहरण में के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? क्रम क्रम, बारी बारी, तिल तिल, एक एक, कर, यथाकर, कर्म। ये सब क्या है? श्रेणीवाचक अव्यय के उदाहरण है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द है विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, उपसर्ग। तो देखिए संज्ञा के स्थान पे कौन प्रयुक्त होता है? सर्वनाम प्रयुक्त होता है। तो इसका प्रतिनिधि कौन करेगा? सर्वनाम ही करेगा ना। संज्ञा का प्रतिनिधि सर्वनाम करता है और वह शब्द जो संज्ञा के बदले संज्ञा के बदले कौन प्रयोग होता है? सर्वनाम। तो क्या होगा? ये प्रतिनिधि करता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अकर्मक क्रिया है पढ़ना, लिखना, सोना, खाना। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें? अकर्मक क्रिया। तो सोना क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया होता है। सोना में क्या होता है? अकर्मक क्रिया। और रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं होता है अकर्मक कहलाता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह क्या कहलाता है? तो उद्देश्य कहलाता है, विधेय कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो देखिएगा वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है ना वो उद्देश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम बाजार जाता है, तो कौन बाजार जाता है? राम। तो राम के बारे में कहा गया तो कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो कर्ता कौन है? राम है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। वह धीरे धीरे चल रही थी। वह वाक्य में धीरे धीरे पदबंध है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, क्रिया विशेषण, पदबंध। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संरचना के आधार पर सरल वाक्य के 2 प्रमुख घटक माने जाते हैं। ए अकर्मक सकर्मक, बी उद्देश्य विधेय, सी विशेषण क्रिया विशेषण और डी एक वचन बहुवचन। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संरचना के आधार पे कितने कौन कौन से भेद होते हैं? तो ये 2 प्रमुख घटक उद्देश्य और विधेय होते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पे 2 भेद उद्देश्य और विधेय माने जाते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। वाक्य में अशुद्धि है वचन संबंधी, लिंग संबंधी, संज्ञा संबंधी, कारक संबंधी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा लिंग संबंधी। क्या है? बी ऑप्शन, लिंग संबंधी अशुद्धि है। लिंग क्या होना चाहिए? परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए। ये क्या है? यहाँ पे बदलना चाहिए। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए होना, ये कैसा अशुद्धि है? लिंग संबंधी। परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए होना चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए सीता नित्य गीता को पढ़ाती है। बी पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। सी मानो ईश्वर
की सबसे उत्कृष्ट कृति है, और डी पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। तो बताइएगा इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखिए इसमें शुद्ध वाक्य है, एक मिनट रुकिएगा, इसमें शुद्ध है पानी पूकर जात पूछना निरर्थक है, ये क्या हो जाएगा, शुद्ध है। और बाकी अशुद्ध है, होना क्या चाहिए, सीता नित्य गीता पढ़ती है, सीता नित्य गीता पढ़ती है। यहाँ पे क्या है, सीता नित्य गीता को पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता नित्य गीता पढ़ती है होना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम रचना है, यहाँ पे कृति के जगह पे क्या हो जाएगा, रचना होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, पूजनीय पिताजी, पिता और जी, ये पिताजी एक ही में आ गया है, यहाँ पे ये गलत है, और ये पूजनीय भी गलत है। पूजनीय में पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ठीक है, पूजनीय पिताजी, पूजनीय नहीं। ठीक है, तो इस आधार पे ये सब बी सही है और बाकी अशुद्ध हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी डफली आप बजाना मुहावरे का सही अर्थ है, ए हृदय में समाना, बी बुरा तरह पछताना, सी अपने मन की करना, और डी अपना हाल बताना। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अपने मन का करना, अपनी डफली अपना बजाना, अपने मन की करना। आप आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परित्यक्ता, परित्यक्ता शब्द इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है, ए वह स्त्री जिसका पति मर गया है, वह स्त्री जो अन्य पुरुष से प्रेम करती हो, सी जिस स्त्री के पुत्र पति हो, और डी वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, परित्यक्ता का मतलब होता है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्धन के धन सी तू आई, निर्धन की धन सी तू आई, इसमें क्या है, में कौन सा अलंकार है, ये क्या बताना है, निर्धन के धन सी तू आई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें बताइएगा उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें ना रूपक अलंकार है। क्या, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। निर्धन के धन सी तू आई, मतलब यहाँ पे तुलना की जा रही है, निर्धन के पास जैसे धन आता है वैसे ही कोई आया है, उसके जीवन में आया है, तो इस आधार पे ये उपमा कर रहा है धन से निर्धन का। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। तो सीसर क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है, कौन सा, बी उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार में सा सी से सिरिस इव जिम सदृश, ये सब क्या है, उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ठीक है, इसी के द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं, किस किस के द्वारा, सी सा से सरिस इव जिम सदृश, ये सब इसी के, इन सब सभी शब्दों के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार के भेद हैं कि नहीं। जहाँ अगला क्वेश्चन है, जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो अतिशयोक्ति, अर्थांतर न्यास, विभावना, असंगति। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा अतिशयोक्ति। क्या होगा, जब बढ़ा चढ़ाकर सीमा से भी बाहर की बात बोला जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। जैसे उदाहरण में हो जाएगा, लंका की पूछ में लगन लगी, पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये सब क्या है, जब पूछ में आग ही नहीं लगेगा तो क्या होगा, कैसे लंका जल गया, ये भी तो एक बढ़ा चढ़ा की बात कहा जा रहा है ना।
उसके पूंछ में भी आग नहीं लगा और पूरा लंका भी जल गया और निशाचर भी भाग गए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अतिशयोक्ति हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो या जिस वाक्य में क्रमशः शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहाँ अलंकार माना जाता है। यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। देखिए पुनः उक्ति मतलब दो शब्दों के योग से बना है, पुनः प्लस युक्ति। और जब किसी वाक्य में कोई शब्द का प्रयोग दो बार किया जाता है, अर्थात एक ही शब्द का प्रयोग दोबारा किया जाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, पुनरुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण में क्या हो जाएगा, मचन मधुर वचन कही कही परितोषी, मतलब दो बार कही कही, मतलब दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेदन पत्र किस संदर्भ में नहीं प्रयोग किया जाता है। ए खाली पदों पर होने वाली भर्ती के लिए, बी किसी समस्या के समाधान के लिए, सी अवकाश के लिए और डी अंतर कार्यालय ज्ञापन के लिए, मतलब खुद ही के मतलब एक ही कार्यालय में ट्रांसफ़र कराने के लिए। तो आवेदन में खाली जो पद है तो उसके लिए तो आवेदन चाहिए, उसके भी लिए भी पत्र चाहिए, आवेदन पत्र चाहिए, समस्या का समाधान के लिए भी चाहिए, बस अंतर कार्यालय ज्ञापन के लिए ना क्या हो जाएगा, कोई पत्र नहीं चाहिए होता है। अंतर कार्यालय ज्ञापन के लिए किसी पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस आधार पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह चिड़िया जो कविता के रचनाकार हैं, तो वह चिड़िया जो कविता के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे, ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, समुद्रानंदन पंत, साहिर लुधियानवी, केदारनाथ अग्रवाल। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा डी, केदारनाथ अग्रवाल हैं। और केदारनाथ अग्रवाल की और भी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो युग की गंगा, गुल मेहंदी, जामुन जल तुम, जो शिलाएं तोड़ती है, खुली आंखें खुली डैने, ये सब क्या है, केदारनाथ अग्रवाल की कविताएं और रचनाएं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन है भारतुंदे हरिश्चंद्र, रमेश चंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इंसा अल्लाह खां। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा भारतुंदे हरिश्चंद्र, ये क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो, वाक्य में किसके लिए संबोधित किया गया है। तो ए ऑप्शन है इंदिरा, बी पक्षी पुस्तक और डी चिड़िया। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए इंदिरा, इंदिरा के लिए कहा गया है। और ये पुस्तक है संसार पुस्तक है, और इसके अंतर्गत पूछा गया है ये प्रश्न क्या कि नेहरू जी इंदिरा द्वारा संबोधित किया गया था कि जब तुम मेरे पास रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सारी बातें पूछा करती हो, ये इंदिरा द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। नौ आखिरी पद यात्रा के समय गांधी जी ने शिविर में कितने आदमियों को रहने की अनुमति दी थी। तो ऑप्शन है 2, 3, 5, 4 और 2। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 2 आदमियों के रहने के लिए अनुमति दी। अगला है दादी माँ शीर्षक कहानी के रचनाकार हैं यशपाल, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, ज्ञानेंद्र। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिव प्रसाद सिंह के और भी कहानी है, आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, शाखा मृग, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, भेड़िया, ये सब क्या है, शिव प्रसाद सिन्हा के रचनाएं हैं, कहानी और रचनाएं हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिठाई वाला शीर्षक कहानी किसके द्वारा रचित है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी यतीश अग्रवाल और सी ज्ञानेंद्र कुमार और
अगला है भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, भगवती प्रसाद वाजपेयी। जो मिठाई वाला कहानी है ये भगवती प्रसाद वाजपेयी की है। और इनकी और भी कहानियाँ क्या हैं, मधुपर्क और हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालती, बाती और लौ, ये सब क्या है, भगवती प्रसाद वाजपेयी की और भी कहानियाँ हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है शाम एक कहानी शीर्षक कविता के रचनाकार हैं सर्वेश दयाल सक्सेना, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, शिव प्रसाद सिन्हा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ये सर्वेश दयाल सक्सेना। और सर्वेश दयाल सक्सेना की अन्य कविताएं कौन सी हैं, खूंटियों पर टंगे लोग, अंधेरों, अंधेरे का मुसाफिर, एक सूनी नाव, खाली समय में चिड़िया, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, लिख पर वे चले, शाम एक किसान। ये सब क्या है, इनकी कहानियां हैं, कविताएं हैं। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंचा कहानी मलयालम के रचनाकार का नाम बताइए। ए प्रेमचंद, यशपाल, कुंवर बेचैन और टी पद्मनाभन। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, टी पद्मनाभन। ये क्या है, एक मलयालम साहित्यकार हैं और इनकी बहुत सी कहानियाँ हैं, कथाकार हैं ये। और इनकी रचना है और भी रचनाएं, एक आदना जिंदगी और बड़ी मृत्यु, साक्षी, ये सब इनकी कहानियां हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीर कुंवर सिंह किस विधा की रचना है। वीर कुंवर सिंह जीवनी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है। तो बताइएगा ये कौन सी विधा है, जो वीर कुंवर सिंह कौन सी विधा है। तो ये जीवनी की विधा है, जीवनी है। ठीक है। वीर कुंवर सिंह की स्वतंत्रता सेनानी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्हीं के जीवनी लिखा गया है वीर कुंवर सिंह। ठीक है। अगला है महाराजा दशरथ को किस देवता ने आशीर्वाद से 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। ए वायु देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता और अग्नि देवता। तो देखिएगा जो महाराजा दशरथ ने एक यज्ञ कराया था और उसमें क्या हुआ था, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये जो राजा दशरथ है रघुवंशी राजा हैं और उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी और इसलिए ना वो सूर्य देव की से उनको आशीर्वाद मिला और उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और वे राजा अज और इंदुमती के पुत्र थे। कौन, राजा दशरथ किसके पुत्र हैं, अज और इंदुमती के पुत्र थे तथा इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। इक्ष्वाकु कुल, ठीक है। राम क्या कौन सा कुल है, इक्ष्वाकु कुल। ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला कौन सा है, राजा दशरथ से 2 वरदान उनकी किस पत्नी ने मांगा था। तो ए ऑप्शन है सुमित्रा, उर्मिला, कैकेयी, कौशल्या और कैकेयी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कैकेयी। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 पुत्र मांगा था। ठीक है। और इनकी 3 रानियां थी। कौन कौन, सुमित्रा, कैकेयी, कौशल्या। राजा की जो राजा दशरथ हैं इनके 3 रानियां हैं और सुमित्रा से जो पुत्र हुए थे ना, सुमित्रा से राम और सुमित्रा से राम हुए थे, कैकेयी से भरत हुए थे और कौशल्या से लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है। पंचवटी जो नदी है ना वो पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है। तो गंगा, गोदावरी, झेलम, सई। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो गंगा ना गोदावरी के तट पर स्थित है। पंचवटी गोदावरी के पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम स्थित था। तो वह वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, मतंग और अगस्त। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मतंग ऋषि के। क्या है, किसका आश्रम था, आश्रम मतंग ऋषि का आश्रम था पंपा सरोवर के पास। ठीक है। ये पंपा सरोवर जो गुरु वशिष्ठ का आश्रम माउंट आबू की गोमुख पर स्थित था। विश्वामित्र का आश्रम बक्सर
तथा अगस्त मुनि का आश्रम रुद्रप्रयाग में था। मतंग ऋषि का आश्रम पंपा सरोवर में था। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक वाटिका में हनुमान से लड़ते हुए रावण का कौन सा पुत्र मारा गया? ए बेंगनाथ, बी अक्षय कुमार, सी विभीषण और डी कुंभकर्ण। तो अशोक वाटिका में ना हनुमान जी से लड़ते हुए अक्षय कुमार मारा गया। ठीक है, अक्षय कुमार मारा गया। और मेघनाथ को लक्ष्मण तथा कुंभकर्ण को भगवान राम ने मारा। बाद में विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है महाराजा परीक्षित के पुत्र का क्या नाम था? तो महाराजा परीक्षित के पुत्र का नाम बताना है। तो ऑप्शन है चित्रागत, जन्मेजय, पांडु, विचित्रवीर्य। तो महाराजा परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था। क्या था? परीक्षित के पुत्र का नाम जन्मेजय था। और चित्रगदा विचित्रवीर्य के बड़े भाई थे तथा सत्यावती राजा शांतनु के पुत्र थे। पांडु हस्तिनापुर के, महाराजा विचित्रवीर्य और उनकी दूसरी पत्नी अंबालिका के पुत्र थे। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवव्रत को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? भीष्म को किसे संबोधित किया जाता है? तो भीष्म को, विदुर को, शांतनु को, पांडु को। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देवव्रत भीष्म को अन्य नाम से बुलाया जाता था। भीष्म का अन्य नाम क्या था? देवव्रत भी था। और भीष्म किसके पुत्र थे? तो महाराजा शांतनु के पुत्र थे। इनका जन्मस्थली हस्तिनापुर था। और भीष्म पिता को अर्जुन को युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर मारा था। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांगेय, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ से ले आए। मेरा मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। यह संवाद किन दो पात्रों का है? ए भीष्म साल्व, भीष्म अम्बा, काशीराज अम्बा और विचित्र सत्यावती। तो ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा भीष्म अम्बा। ये भीष्म अम्बा के संवाद का है। ठीक है, ठीक है, भीष्म अम्बा के संवाद का है। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका स्वागत है। ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह शरीर मेरा और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? यह कथन किसका है? तो परशुराम का है, दुर्वासा का है, द्रोणाचार्य का है या शौनक का है? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये संवाद है परशुराम का। ठीक है, क्या ये संवाद किसका है? परशुराम का है। और परशुराम का गुरु कौन था? द्रोणाचार्य थे। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप शास्त्र उठाए या न उठाए, आप लड़े चाहे न लड़े, मैं तो आपको ही चाहूँगी। श्री कृष्ण से यह कथन किसने कहा? ए युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन, दुर्योधन। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अर्जुन। सी ऑप्शन अर्जुन। ये अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाख की चूड़ियाँ किस विधा की रचना है? कहानी का, कविता का, निबंध का, आत्मकथा का। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो लाख की चूड़ियाँ कहानी है ये किसकी विधा है? तो ये कहानी की विधा है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया। टायर के लिए प्राण दे दिया, मर गया पर टायर नहीं बदला। उपर्युक्त विचार बस यात्रा शीर्षक व्यंग के किस पात्र के मन में उत्पन्न हुआ था? लेखक, बस ड्राइवर, डॉक्टर मित्र, कंपनी के हिस्सेदार। तो
ये बस शीर्षक का व्यंग पात्र में मन में उत्पन्न हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मित्र के लिए कहा गया था यह व्यंग। और बस की यात्रा जो शीर्षक व्यंग है ना, ये डॉक्टर मित्र के लिए कहा गया था। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है चिट्ठियाँ शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ए रामदरस मिश्र, बी कामता नाथ, सी प्रदीप तिवारी और डी प्रभु नारायण। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा रामदरस मिश्र। इस क्या हो जाएगा? चिट्ठियाँ कविता किसका है? रामदरस मिश्र का है। और इनकी अन्य कविता जो रचनाएं हैं और कौन कौन से हैं? बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन दिन एक नदी बन गया, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश भी से भी भीगते बच्चे, हंसी ओठ पर नमी आँख में। ये सब क्या है? ये रामदरस मिश्र की रचनाएं हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा को डारी डारी दे दया करे सब सब कोई। उपयुक्त दोहे के रचनाकार कौन है? तो रहीम है, कबीर हैं, रैदास हैं या मूलक दास हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी कबीर। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नपूर्णा वर्मा द्वारा रचित अकबरी लोटा शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र का नाम बताना है। तो पात्र का नाम है लाला लाला झुआ लाल, बी बलवंत मिश्र, सी प्रभाकर और डी देवदत्त। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा लाला झुआ लाल। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत की खोज अंग्रेजी में लिखी गई किस विधा का अनुवाद है? ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बी इंडिया विन फ्रीडम, सी ए पैसेज टू इंडिया और डी क्लिप प्लेज ऑफ हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ये किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की है। और इनके पिता का पत्र पुत्री के नाम इनकी रचना है। विश्व इतिहास की झलक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितनी पुरानी है? ए ऑप्शन है 3000 वर्ष, बी 5000 वर्ष, सी 6000 वर्ष और डी 4000 वर्ष। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी 5000 वर्ष। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है पुस्तक किस काल में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बांट गया? ए मौर्य काल, बट गया, बी मौर्य पहला ए ऑप्शन है मौर्य काल, बी शुंग काल, सी गुप्त काल और डी कुषाण काल। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा कुषाण काल। किस काल में? कुषाण काल में। ये जो बौद्ध धर्म है ना, दो संप्रदायों में बट गया था। और भारत में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य को के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कट्टरता। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी आर्थिक स्थिति। जो मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब के व्यक्तिगत चरित्र एवं शासन नीति मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जा सकता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद्र को उपाधि प्राप्त है? ए कथा सम्राट, बी देवी दत्त, सी कहानी शिरोमणि और डी आत्मकथाकार। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए कथा सम्राट। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट का उपाधि प्राप्त है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्यादान कविता किसकी है? ए ऋतुराज, बी कविदय, सी देवराज और डी कुमार विभव। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो
तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऋतुराज का। ए ऑप्शन ऋतुराज का कन्यादान कविता ऋतुराज का है। फूल की पानी, एक मरण धर्मा, और ये इनकी कविताएं हैं। सूरत नीरत, अबेकस, आशा नाम, नदी, ये सब ऋतुराज की क्या हैं, कविताएं हैं, रचनाएं हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च नागरिक भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया 2006 में, 2015 में, 2016 में, 2018 में। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कदम मिलाकर चलना इनकी प्रमुख कविता थी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर घास न निंदिए जो पाऊ तिल होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। उपयुक्त जो ये दुहेली है ना, ये रेखांकित है और इसमें पूछ रहा है दुहेली का अर्थ क्या होगा। दुख, अहम, दुश्मन, अपशब्द। तो बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दुख। दुहेली का अर्थ क्या होता है, दुख होता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया। उक्त कथन किसका है। ये महात्मा गांधी का, अटल बिहारी वाजपेयी का, आर.डी. सिर का और प्रदीप तिवारी का। तो बताइएगा ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा आर.डी. सिर का। और आर.डी. सिर क्या है, ये आर.डी. सिर है ना, ये आलम-आरा के निर्देशक हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। उपयुक्त कथन किस पाठ का है। कामचोर, क्या निराशा हुआ जाए, ये सबसे कठिन समय नहीं, लाख की चूड़ियाँ। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कामचोर। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कामचोर। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मेरा हिंदी का MCQ क्वेश्चन के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।